Hello students, today we are going to start a new chapter that is electoral politics. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाई इलेक्शंस की इलेक्शंस जो है वो क्यों होते हैं। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे उनके बारे में। हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो है वो कब हुए थे? 1987 में। उससे पहले वहाँ कांग्रेस का रूल था, पावर जो थी वो कांग्रेस पार्टी के पास थी। और अपोजिशन के जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे चौधरी देवीलाल। ये चेयरपर्सन भी थे हरियाणा संघर्ष समिति के। इन्होंने एक अपोजिशन पार्टी बनाई, उस पार्टी को नाम दिया था लोकदल। जो ये स्ट्रगल लॉन्च कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के अपोजिट, उसे उन्होंने नाम दिया न्याय युद्ध। न्याय युद्ध मीन्स स्ट्रगल फॉर जस्टिस। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीत जाता हूँ, इलेक्शंस में अगर वोट मिलते हैं और मेरी पार्टी जीत जाती है, तो फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो किसानों के कर्ज जो है वो माफ़ कर देंगे। तो जब वोटिंग हो जाती है तो जो टोटल सीट्स, जिन सीट्स पे वोटिंग होती है वो होती है 90 सीट्स। और जो लोक दल और उसकी अलायंस पार्टीज होती हैं वो मिलके 76 सीट्स जीत जाते हैं आउट ऑफ 90 सीट्स। और लोक दल जो पार्टी है वो अकेले जो सीट्स जो वो जीत जाती है वो है 70 सीट्स वो लोकदल और उनकी जो पार्टनर पार्टीज हैं वो मिलके जीतते हैं। बट अकेले अपने दम पे लोकदल पार्टी जो है वो 60 वोट्स से जीत जाती है। और कांग्रेस पार्टी जो है उसे सिर्फ 5 सीट्स ही मिलती हैं। 90 सीट्स टोटल होती हैं बट उसे सिर्फ 5 सीट्स ही मिलती हैं। सीट्स मीन्स जैसे पूरा स्टेट है, पूरे स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी गई हो। तो हरियाणा में जैसे 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सब लोग एक लीडर को चूज करेंगे। तो ऐसे ही पूरी स्टेट से 90 एमएलएज चूज होते हैं। इसमें से जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिले हों वो जीत जाएगी। तो जब लोक दल जो और उसके जो अलायंस पार्टीज थी, जब वो वोटिंग जीत जाते हैं, उन्हें 90 आउट ऑफ 90 76 सीट्स पे वो जीत जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो एमएलएज हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो चौधरी देवीलाल जी हैं उन्हें वो क्या बनाते हैं? चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो 3 दिन बाद वहाँ शपथ समारोह होता है और जो गवर्नर होते हैं हरियाणा के वो चौधरी देवीलाल को शपथ दिलाते हैं। तो चौधरी देवीलाल जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। जब दोबारा 1991 में वहाँ इलेक्शन होते हैं तो वहाँ फिर से कौन जीत जाता है? कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हमने यहाँ से क्या सीखा। हमने इससे ये सीखा कि किस तरह से एक पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इलेक्शन जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। एक ऐसी डेमोक्रेसी को इमेजिन करो जहाँ इलेक्शंस ना हो। अगर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर कैसे डिसीजंस जो है वो लिए जाते। डेमोक्रेसी इसी चीज़ पे निर्भर है कि आप लोगों के साथ जो हैं, लोगों को साथ में जोड़ो और लोगों के मत की इज्जत करो। डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि लोगों का नज़रिया जो है, जो उनकी सोच है, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। लेकिन अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? यहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, लोग आपस में बैठ के आपसी सहमति से डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं। ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी
ये आपने आपके फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है। बट आज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो साथ में बैठ के डिसीजंस लें। ना इतनी नॉलेज है, ना स्किल्स हैं। और जैसे हमें इंडिया में डिसीजन लेना हो तो पूरी कंट्री के लोगों की राय जाननी पड़ेगी, उसमें जो है बहुत समय लग जाएगा। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम फास्ट डिसीजंस जो हैं वो ले सके। तो इलेक्शंस जो है वो उसका सल्यूशन बनके आया है। कैसे? अब हम सबको इंक्लूड तो नहीं कर सकते, तो उसका अल्टरनेटिव क्या निकला था? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मीन्स जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, कैन देयर बी अनदर वे टू सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स? वुड द सिस्टम बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक? एंड मच क्वेश्चंस कि क्या अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज नहीं करते तो क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है, इलेक्शंस के अलावा भी कोई तरीका है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें, और क्या हम उसे डेमोक्रेसी कह सकेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है, अगर रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ इलेक्शन के माध्यम से सिलेक्ट होते हैं, क्या कोई और तरीका हो सकता है? तरीका क्या है? तरीका ये हो सकता है कि एज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें। लेकिन ये चीज़ें हम इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो एक बेसिक क्राइटेरिया रखना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए। और वो बेसिक क्राइटेरिया क्या हो सकता है? इलेक्शन। मान लो हमने दूसरा क्राइटेरिया लिया रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का, जैसे कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे तो क्या वो तरीका डेमोक्रेटिक कहलाएगा? नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मान लो कि अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से खुश नहीं हैं और हम उसे बदलना चाहते हैं, तो क्या बिना इलेक्शन के प्रोसेस से हम उसे बदल पाएंगे? नहीं। तो सबका सल्यूशन क्या है? इलेक्शन। तो इलेक्शन जो है वो इज द बेस्ट वे टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव्स। वहाँ हमें एक फेयर ट्रायल मिलेगा, फेयर चांस मिलेगा कि जिसके अंदर पोटेंशियल होगा, जिसमें नॉलेज होगा, वही हमारा लीडर बनेगा। हम उसे चूज कर सकते हैं। तो इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम एक फेयर लीडर को, जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, पोटेंशियल हो, उसे हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है हम चूज कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे वोटर्स को क्या फ़ायदा मिलता है इलेक्शन से। वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती है इलेक्शंस के थ्रू, जो कि यहाँ में पॉइंट्स में बताई है। फर्स्ट, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं तो हम इसलिए उन्हें चूज नहीं करते कि वो हमारी जान पहचान वाले हैं या हमारे रिश्तेदार हैं। हम उन्हें इसलिए चूज करते हैं क्योंकि हमें पता है कल को वही हमारे लिए लॉज बनाएंगे। अगर हम गलत रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे तो वो गलत लॉज बनाएंगे, लेकिन अगर हम सही रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे तो वो फेयर लॉज या सही लॉज जो है वो बनाएंगे। तो हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ही चूज नहीं करते, बल्कि उन्हें चूज करते हैं जो कल को हमारे लॉज बनाएंगे। सेकेंड, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट भी वही पार्टी बनाएगी जिसे हम चूज करेंगे। जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे वही गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम जिसे वोट देंगे वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। थर्ड, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड मेक लॉ मेकिंग। हम सिर्फ लीडर्स को चूज नहीं करते, हम पार्टी को चूज करते हैं। हर पार्टी की आइडियोलॉजी, फिलॉसफी अलग होती है। हम लीडर्स के साथ साथ उस पार्टी को भी चूज करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं।